हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोबन विधि ज्ञान। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 21 को डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में आखिर क्या क्या राइट है, किस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाता है और इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इन सभी चीज़ों को हम इन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 जिसमें लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि आर्टिकल 21 ये गारंटीड रूप में ये संरक्षण देता है, ये फंडामेंटल राइट देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी उसके प्राण नहीं छीने जाएंगे। उसको राइट टू लाइफ दिया गया है और ये केवल नागरिकों को नहीं, ये नागरिकों को तो है ही, उनके साथ साथ भारतीय नागरिक नहीं है यानी कि जो नॉन सिटीजन है उनको भी ये फंडामेंटल राइट दिया गया है। यानी कि हर व्यक्ति जो इंडियन टेरिटरी में है उसको ये फंडामेंटल राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसी के अनुसार जो है किसी व्यक्ति के प्राण लिए जा सकते हैं। अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आखिर होती क्या है। देखिए, राइट टू लाइफ का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन कॉन्सेप्ट से लिया गया है और उस कॉन्सेप्ट में यूज़ किया गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे यूज़ किया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब सवाल ये आता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या दोनों एक ही हैं? तो ऐसा नहीं है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही लिखा जाना था, लेकिन इसको ना लिखते हुए प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का यूज़ किया गया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट से आया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें क्या होता है कि जैसे यदि कोई भी लॉ बनता है, तैयार होता है, तो जुडिशरी उस सब्सटेंटिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ को क्वेश्चन कर सकती है। किन बेस पर? या उस लॉ को क्वेश्चन किया जा सकता है दो ग्राउंड्स पे। वहाँ पे जुडिशरी क्या चेक करेगी कि पहला, आपके पास वो पावर है, यानी कि जो आपने लॉ बनाया है आपको वो लॉ बनाने की एक्चुअल में पावर है या नहीं। और दूसरा जो क्वेश्चन है या दूसरा जो ग्राउंड है वो ये है कि क्या नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया गया है इस लॉ को बनाने में या नहीं। अब बात आती है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है इसमें जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका है वो केवल ये चेक करती है कि जो लॉ बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, उसे बनाने में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया है या नहीं। यदि वो विधि प्रोसीजरल तरीके से जो उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया है, विधि द्वारा उसको फॉलो किया गया है, तो वो लॉ या एक्ट जेन्युइन माना जाएगा, उसको ठीक माना जाएगा। इसमें केवल ये चेक किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया और उस एक्ट के ख़िलाफ़ कोई भी किसी कोर्ट में गया है, न्यायपालिका की शरण में गया है, तो न्यायपालिका सबसे पहले ये चेक करेगी कि वो जो एक्ट बनाया गया है, कानून बनाया गया है, क्या वो सही प्रोसीजर अपनाया गया है या नहीं। अब बात आती है पर्सनल लिबर्टी की। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इसके बारे में जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट था, इससे रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट केस लॉ है। पहला, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया कि जो पर्सनल लिबर्टी है इसका काफ़ी नैरो इंटरप्रिटेशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था और यहाँ
प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ही फॉलो किया गया। लेकिन उसके बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू चेंज किया और कहा कि पर्सनल लिबर्टी एक बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर हमें नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं बल्कि काफ़ी वाइड इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पर्सनल लिबर्टी से संबंधित लॉ है तो वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया जाएगा, यानी कि वहाँ पर क्या चेक किया जाएगा, वहाँ पर जस्ट फेयर एंड रीजनेबिलिटी चेक की जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने खुद ही ये कॉन्सेप्ट अपनाया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, और संविधान में ये लिखा नहीं है लेकिन फिर भी ये इनहेरेंट जुडिशरी द्वारा खुद ही अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 से रिलेटेड कई केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट निर्णय दिए, जिनमें से एक है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी या लाइफ जो जीवन है वो केवल साधारण जीवन नहीं बल्कि इसमें एक गरिमापूर्ण जीवन जीना शामिल है। यानी कि आर्टिकल 21 में जो लाइफ के बारे में बात की गई है वहाँ केवल जीवन को पशुवत जीवन की तरह जीना नहीं बल्कि गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। इसके अलावा कई बार बात ऐसी होती है कि जैसे कोई भी फंडामेंटल राइट है या कोई भी राइट कानून देता है या कोई भी बात स्टैट्यूट होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि यदि ये करने का अधिकार है तो उसके अपोजिट भी अधिकार प्राप्त होगा। प्रारंभ में कुछ याचिकाएं ऐसी आई कि क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है या नहीं। तो पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वाद आया और इसमें कहा गया कि क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभ में कहा कि हाँ, जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है और इसी आधार पर आईपीसी की धारा 309 जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, जिसको एक वो अपराध मानती है जो कि आत्महत्या करना एक क्राइम है, उसको रिपील्ड कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जो व्यू है उसको चेंज किया और यहाँ कहा गया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप जो धारा 309 है आईपीसी की वो वैलिड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट इंक्लूड्स कर दिए गए हैं। धीरे धीरे जितनी भी केसेस आते हैं उनमें बहुत सारे राइट्स इसमें माने गए हैं, जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्योर इन्वायरमेंट, राइट टू डिग्निटी। इसी तरह के बहुत सारे राइट्स को राइट टू लाइफ में या आर्टिकल 21 में माना गया है। इसी के साथ दोस्तों हमने इस वीडियो में आर्टिकल 21 को, राइट टू लाइफ को डिटेल में समझा। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या इम्पोर्टेंट केस हैं उनके थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश करी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल सरोबन वैदिक ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लॉ से रिलेटेड वीडियो और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और वीडियो आप सभी को मिलते रहें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में जहां हम इसी तरीके की लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।